Bismillahirrahmanirrahim. Our next topic is Lorentz force law. Lorentz force law हमें क्या बताता है? Lorentz force law हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास कोई भी Q चार्ज है और वो किसी फील्ड के अंदर मौजूद है, वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़ेर असर है, तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर फोर्स जो एक्सर्ट करेंगे वो दोनों, वो टोटल फोर्स कितनी होगी? यहाँ पे जो इक्वेशन दिखाई गई है F मीन फोर्स, और ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जो एक खास डायरेक्शन में अप्लाई की जाती है। दैट फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू यू क्रॉस बी। अब मैं आपको बताता चलूं, ये बेसिकली सम है और एक तरफ एक प्रोडक्ट है जो बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट है, और ई यू और बी तीनों वेक्टर्स हैं। यहाँ पे एफ जो है वो फोर्स का वेक्टर है, ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर है, और यू जो है यहाँ पे वेलोसिटी है, और बी जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को जाहिर कर रहा है। जो फर्स्ट पार्ट है वो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये वो फोर्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो है वो उस चार्ज के ऊपर अप्लाई हो रहा है, जबकि दूसरा पार्ट जो है वो मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स है। और मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स जो है वो बेसिकली प्रोडक्ट है एक तो वेलोसिटी का और दूसरा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। अगर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी तो बी लाजमी मौजूद होगा, और अगर बी मौजूद होगा तो दूसरी सूरत में वहां पे जो हमारा चार्ज है वो मूविंग होना चाहिए। तो ये बात याद रखें कि अगर आपका चार्ज मूव कर रहा है तो उस सूरत में मैग्नेटिक फोर्स उस पर अप्लाई होगी। अगर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, मूवमेंट खत्म हो जाए, तो ये वाली टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स उस पर नहीं रहेगी। इससे पहले हमने चैप्टर 2 में जो पढ़ा था कि हमारे पास कोई भी अगर एक चार्ज है, हम देखते हैं कि वो किसी भी फील्ड की वजह से उस पर जो फोर्स अप्लाई होती है, ये इक्वेशन हमने ड्राइव की है चैप्टर 2 के बिल्कुल आगाज में की थी, और हमने कहा था कि वो फोर्स उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो उसी डायरेक्शन में अप्लाई होती है। लेकिन हमने तब ये नहीं पढ़ा था कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो वहाँ पे अगर उसी वक्त मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद हो तो क्या मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो उस पर कोई फोर्स एक्सर्ट करेगी चार्ज पे। तो ये हम यहाँ तफसील से देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो फोर्स है वो क्या है? एफ ई फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता है, दैट बिलोंग्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये क्यू ई के इक्वल होती है। ठीक है, जितनी चार्ज की वैल्यू है इनटू प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स एफ ई इन सेम डायरेक्शन एज ई, इसकी डायरेक्शन वही होती है जो ई की डायरेक्शन होती है। ई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वही इस की वजह से पैदा होने वाली फोर्स की डायरेक्शन होती है। नंबर 2, फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी। अगर आपका चार्ज मूव कर रहा है तो भी ये फोर्स उतनी रहेगी, अगर ये मूव नहीं कर रहा तो भी ये फोर्स अप्लाई होगी। इस फोर्स का उसकी मूवमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। तीसरी बात कि वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। अगर आपके चार्ज की वेलोसिटी किसी खास वेलोसिटी से आप कहते हैं कि वो मूव कर रहा है, तो ये फोर्स उसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकती है। ये फोर्स उसकी वेलोसिटी को बढ़ा भी सकती है। अगर उसकी वेलोसिटी और इसकी डायरेक्शन सेम हो गई तो उस सूरत में ये उसको क्या करेगी? एक्सेलरेट करेगी, ये उसको और तेज कर देगी, उसकी वेलोसिटी को बढ़ा देगी। अगर ये ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी तो ये उसकी वेलोसिटी को कम कर देगी। मतलब कि उस चार्ज की वेलोसिटी को या उस चार्ज की मूवमेंट पे ये असरअंदाज हो सकती है। दूसरी चौथी बात क्या है? F इज यूजुअली मच ग्रेटर देन FM, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स FM की निस्बत बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर वो कहता है कि अगर हमारा चार्ज बहुत हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, तो जब वेलोसिटी बहुत हाई होती है उस सूरत में मैग्नेटिक स्टैटिक फोर्स भी ज्यादा हो जाती है, हत्ता कि इतनी ज्यादा हो सकती है कि वो इसके साथ कंपैरिजन में आना शुरू हो जाती है। ठीक है।
अब अगर हम दूसरे हिस्से पे जाएं मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स पे, तो मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स बेसिकली दो चीजों का प्रोडक्ट है। एक वेलोसिटी, किस वेलोसिटी के साथ वो चार्ज मूव करता है, और दूसरा वहां जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो उसकी क्या स्ट्रेंथ है और उसकी क्या डायरेक्शन है, ये बात मैटर करती है। फिर ये क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो दो वेक्टर दिखाए जाते हैं वो उनके जो रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर होती है। तो लिहाजा अब याद रखें कि जो वेलोसिटी वाला वेक्टर होगा, जिस वेलोसिटी का जो वेक्टर होगा, जो फोर्स मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स जो उस चार्ज पे अप्लाई होगी वो उस वेलोसिटी वाले वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होगी। तो जब याद रखें कोई चीज अगर एक डायरेक्शन में जा रही है और आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं साइड से, यानी परपेंडिकुलर आप उस पर फोर्स अप्लाई करें, उस सूरत में आप उसकी वेलोसिटी को कम या ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन आप उसकी डायरेक्शन लाजमी तौर पर बदल देंगे। ये ऐसे ही है कि आपकी गाड़ी को कोई या कोई कोई पीछे से, जैसे जहाज पीछे से कोई धक्का देगा तो वो ज्यादा तेज हो जाएगा, आगे से देगा तो वो रुक जाएगी, लेकिन साइड से देंगे तो स्पीड स्पीड कम नहीं होगी बल्कि उसकी डायरेक्शन मुड़ जाएगी। अगर आप साइड से कोई आपको टक्कर मारेगा तो आपकी जो है वो जिस जिस डायरेक्शन में आपकी गाड़ी आप गाड़ी लेके जा रहे हैं आप उस डायरेक्शन में नहीं रहेंगे, वो डायरेक्शन चेंज होगी। अगर आपको लाइट से लेफ्ट मारेगा आप लेफ्ट हो जाएंगे, लेफ्ट से मारेगा राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो लिहाजा साइड से जब भी कोई टकराएगा तो परपेंडिकुलर वो फोर्स होगी, वो जब चार्ज पे साइड से अप्लाई करेगा उसकी डायरेक्शन बदल देगी। तो पहली बात हम देखते हैं क्या क्या इसमें आ रहा है। फोर्स एफ एम इज परपेंडिकुलर टू बी एंड वेलोसिटी यू, वो एक ही वक्त में बी के साथ भी परपेंडिकुलर होगा और यू के साथ भी परपेंडिकुलर होगी, और यू के साथ परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या होगा आगे देखते जाएं। फोर्स इज ओनली एक्सर्टेड ऑन मूविंग चार्जेस, ये बहुत बड़ी बात है। अगर चार्ज मूव कर रहा है तो ये मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करेगी, अगर यू यहाँ जीरो हो जाए तो ये सब कुछ खत्म और जीरो हो जाएगा, फोर्स सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाकी रह जाएगी। सो यहाँ ये जरूरी नहीं था कि मूव कर रहा हो या ना कर रहा हो, लेकिन यहाँ जरूरी है कि मूव कर रहा हो। कैन नॉट चेंज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज, ये उसकी काइनेटिक एनर्जी को नहीं बदलती। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि ये उसकी स्पीड को ना कम करती है ना ज्यादा करती है, तो जब उसकी स्पीड कम ज्यादा नहीं करती तो हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलती, क्योंकि पहले कहा है कि ये परपेंडिकुलर उस पर वार करती है, एक्ट करती है, तो लिहाजा सिर्फ डायरेक्शन बदलती है। मैग्नेटिक फील्ड कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वो सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन को बदल देती है। तो यहाँ पे एक और चीज भी बताते चलें कि हमने यहाँ सिर्फ ये बताया कि फोर्स जो है वो इन दो चीज़ों का जो है सम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स का। तो आपने एफएससी में पढ़ा होगा कि फोर्स जो है वो बेसिकली प्रोडक्ट है मास और एक्सेलरेशन का। ठीक है, अब गौर कीजिएगा हमने इस इक्वेशन को क्या किया है, इक्वल टू मास और एक्सेलरेशन लिखा है। ये मास तो हम लिख दिया, तो एक्सेलरेशन का क्या कर दिया हमने। आप देखें जो टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी होता है, टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी होता है वो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो यहाँ वाली वेलोसिटी जो है वो u है, तो लिहाजा यहाँ ये एक्सेलरेशन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। बाकी मजीद हम नहीं इसमें जाएंगे तफसील में अभी, लेकिन यहाँ जो वो कह रहा है कि दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज एज वेल एज इट्स पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए वो कहता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम इस चार्ज की पोजीशन भी मालूम कर सकते हैं कि वो चार्ज कहाँ पे है एक वक्त में, वेलोसिटी भी मालूम कर सकते हैं, एक्सेलरेशन भी मालूम कर सकते हैं। तो ये इतने में से इतनी इंफॉर्मेशन कैसे निकल सकती है, तो आए इसके लिए मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो यहाँ जो प्रोफेसर रेमंड ने शेयर की है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो कि ये जो है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है और इसका इस टॉपिक के साथ कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा इसलिए मैं बताता चलूँ कि एक्स ऑफ टी जो होता है वो बेसिकली कोई भी पोजीशन होती है। एक्स ऑफ टी कोई भी पोजीशन है, कोई जगह है उसका नाम है ये एक्स ऑफ टी है, और इस जो जगह है उसकी कोई भी जो है वो डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस की यूनिट आप कह सकते हैं कि मीटर है। याद रखें टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्स, या आप ये कहें टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी, और इसी तरह से बढ़ते जाइएगा। टाइम डेरिवेटिव ऑफ velocity is called acceleration, time derivative of acceleration is called jerk, time derivative of jerk is called snap, time derivative of snap is called crackle, and time derivative of crackle is called pop.
तो ये बहुत हम गहराई में चले गए और देखें यहाँ मैं तो बोलता रहा हूँ कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड जर्क, लेकिन वो उसने एक्स ही रखा है, एक्स को बदला नहीं है। तो अगर आप एक्स को बदलेंगे नहीं तो फिर आपको यहाँ डेरिवेटिव जो है ये वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। सिंगल डेरिवेटिव है, डबल है, फिर आगे देखें उसका ऑर्डर बढ़ता जा रहा है। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।